ठीक है, तो जैसे ये दे दिया आपको कि फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट द नॉर्मल्स ऑफ पैराबोला दिस पासिंग थ्रू व्हिच आर सच दैट देयर स्लोप्स आर इन जीपी, है ना। तो ऊपर वाले कंडीशंस को तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, है ना। ये पैराबोला है, क्या नॉर्मल है ना। इसमें क्या था, 3 नॉर्मल, ये मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है। इस तरह से कोई 3 नॉर्मल है जो एक पॉइंट h के से पास होता है। इन तीनों पॉइंट को p q r को कहेंगे कोनॉर्मल पॉइंट्स। इसके टर्म में अभी हमने कुछ रिलेशन में निकाला, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ऑफ 2am माइनस am3, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am3, ये अपना नॉर्मल है, इज नॉर्मल दिस पासेस थ्रू h के, सेटिस्फाई करवा करके k इक्वल टू एम एच माइनस ऑफ 2am, इतना काम सब में कर लेना ऐसे लोकस में। उसके बाद बाकी चीज पर बहस छेड़नी है। 2a माइनस ऑफ h और टाइम्स ऑफ m n प्लस k इक्वल टू 0, ये आ गया। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसी का 3 रूट है m1 m2 m3, जो कि इन तीनों नॉर्मल के स्लोप को देगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन के हिसाब से जानकारी है कि देयर स्लोप्स आर इन जीपी, m1 m2 m3 में एक जानकारी ये मिल गई, बाकी सब हम इससे कलेक्ट कर लेंगे, है ना। बाकी सब जो है जैसे m1 इंटू m2 इंटू m3 सीधा अटैक करें तो आप लिख सकते हैं माइनस k बाई ए, आ गया। और m1 m2 m3 आर इन जीपी, तो m2 स्क्वायर इक्वल टू m1 m3 लिख सकते हैं आप, है ना। कोई भी ऑर्डर मेंटेन करिए, ठीक है। तो m1 m2 m3 आर इन जीपी, तो m2 स्क्वायर इक्वल टू m1 इंटू m3। अब इस रिलेशन का यूज कर दी, यहां से लिख सकते हैं m2 क्यूब इक्वल टू माइनस k बाई ए, m2 क्यूब इज माइनस k बाई ए। इसका मतलब m2 लिखना हो तो माइनस ऑफ k अपॉन ए रेज टू द पावर 1/3, है, ये लिखा सकता है माइनस ऑफ k अपॉन ए रेज टू द पावर 1/3, ठीक है। अब m2 की वैल्यू आ गई, m2 इज रूट ऑफ इक्वेशन, तो रूट वो है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, इसी इक्वेशन का रूट है m2, m2 इज रूट ऑफ इक्वेशन, तो सेटिस्फाई करेगा। तो am2 क्यूब माइनस प्लस ऑफ 2a माइनस h इंटू m2 और प्लस k इक्वल टू 0 आ गया। अब m2 की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, m2 क्यूब इज माइनस k, है ना, माइनस ऑफ 2a माइनस h और k अपॉन a रेज टू द पावर 1/3 एंड प्लस k इक्वल टू 0 आ गया। तो k माइनस k गया, अब इसको लिख सकते हैं h माइनस 2a और इंटू k रेज टू द पावर 1/3 इज 0, ठीक है। तब दो का प्रोडक्ट 0 है, इधर फर्स्ट इज 0 और सेकेंड इज 0, देयरफॉर आइदर k इज 0 और h माइनस 2a इज 0, है ना। तब देखिए ये k 0 नहीं हो सकता है, क्यों, h कामा 0 का जिक्र पहले मैंने किया, जब h कामा के अभी कर ही रहा हूं तो उसमें k 0 आया था। उसके पीछे रीजन जो था ये था, टेक्निकल रीजन ये, जब k इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि एक को नकारेंगे तभी तो दूसरा एक्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि दो का प्रोडक्ट 0 है तो 3 पॉसिबिलिटी है, इधर फर्स्ट इज 0 और सेकेंड इज 0 और बोथ आर 0, ठीक है। बट इफ वन फेल्स टू बी 0 देन अनदर इज कंपेल्ड टू बी 0, होना ही होगा उसको 0। अब k 0 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, k 0 हो गया तो इसका मतलब वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर, एक्सिस ऑफ पैराबोला पर, और एक्सिस ऑफ पैराबोला से कि किसी भी पॉइंट से एक नॉर्मल की तो पूरी गारंटी होती है
है ना। तो कैसा नॉर्मल होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री खुद, जिसका स्लोप कितना है 0, और जीपी का कोई भी टर्म कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, कोई अननोन सीरीज दिया हो और उसके बारे में पता करना हो कि ये एपी है, जीपी है, एचपी है, क्या है, नहीं है, और एक टर्म आपको 0 दिख गया, ठीक है, एक टर्म 0 दिख जाए, तो इसका मतलब वो जीपी नहीं हो सकता, वो एचपी नहीं हो सकता। इन दो की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, समझ गए। कि किसी भी अननोन सीरीज का कोई भी टर्म 0 दिख गया और आपसे पूछता है कि ये एपी, जीपी, एचपी 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें कौन सा है, तो वो जीपी नहीं हो सकता और वो एचपी नहीं हो सकता। एचपी इसलिए नहीं हो सकता, समझ गए होंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स शुड फॉर्म एपी, लेकिन 0 का रेसिप्रोकल करेंगे वो कहीं का नहीं छोड़ेगा, है ना। 0 का रेसिप्रोकल डिफाइंड ही नहीं होता है, तो इसीलिए एचपी का कोई भी टर्म कभी 0 नहीं हो सकता, जीपी का कोई भी टर्म कभी 0 नहीं हो सकता, है ना। मतलब इनफैक्ट एपी, जीपी और एचपी, ठीक है, जीपी और एचपी इन्वॉल्विंग कोई भी सीरीज हो तो उसका कोई भी टर्म कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसीलिए के कैनॉट बी 0। अब के 0 नहीं है तो दूसरा ही 0 होगा, इसी को 0 होना मजबूरी है। तो देयरफॉर h minus 2a has to be 0। तो लोकस आ गया, तो लोकस h x इक्वल टू 2a, है ना, लोकस इज x इक्वल टू, ठीक है, h को x से रिप्लेस कर लेंगे, एक ही तो है ही, x इक्वल टू 2a। इसका मतलब एक कैसी लाइन है, देखिए एक्सिस के परपेंडिकुलर, है ना। ज्योमेट्री इसका ये है, क्योंकि पैराबोला तो कहीं से भी उठा के दे सकता है, ओरिजिन को शिफ्ट करवा दिया था, वहां पर नहीं x इक्वल टू 2a, और ये आपका है x इक्वल टू 2a लाइन, इस तरह की लाइन होगी, फोकस 1,0 पर है ना, x इक्वल टू 2a लाइन, ये वाली लाइन है, इसी लाइन पर अपना पॉइंट कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, एक्सेप्ट दिस पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस, इसको छोड़ करके एक्सिस का पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए ये ड्रॉ करने के पीछे वजह क्या है, कि हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दें, नहीं सब पढ़ के जाएगा, आगे आगे वही आगे। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दे दिया कि लोकस इज अ लाइन, है ना, locus is a line, locus is pair of straight lines, है ना, locus is two rays, है ना, locus is आपको दे देगा सर्कल वगैरह वगैरह कुछ कुछ अपना, या लाइन से रिलेटेड कई बहाना बना देगा। तो लोकस क्या कहेंगे, टू रेज, लाइन नहीं कहेंगे। जब इतना कैटेगरिकली पूछा है, ये लाइन तब होती है जबकि पूरा कंटिन्यूअस होता, ठीक है, या ऑप्शन में टू रेज नहीं दिया है, तब आप कह सकते हैं लोकस इज अ लाइन। लेकिन जब कैटेगरिकली यही पूछा है कि लोकस इज पेयर ऑफ लाइंस, लोकस इज अ सिंगल लाइन, है ना, लोकस इज कंप्राइजेज ऑफ टू रेज, तब टू रेज होगा। क्यों, तो इसमें एक्सिस का एक पॉइंट नहीं है, एक्सिस का ये पॉइंट शामिल नहीं है ना, क्योंकि ऐसे पॉइंट से एक नॉर्मल एक्स एक्सिस खुद ड्रॉ होता है, ठीक है, जिसका स्लोप 0 है। तो स्लोप 0 रखते हुए स्लोप्स कभी जीपी नहीं बना सकता है, तो इसलिए इसको छोड़ करके बाकी सारा पॉइंट इस लाइन का सब पॉइंट, ठीक है, एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन x इक्वल टू 2a एक्सेप्ट 2a, 0, एक्सेप्ट 2a, ठीक है। तो कोई ठीक नहीं है कि कहां पर क्या पूछ दे, क्योंकि आसान चीज तो है ही। अब जानना है कि नहीं जानना है ये तो वो जानेगा पूछने वाला, तो इसलिए इसके लिए भी तैयार। चलिए ये हो गई कहानी इसकी। अब इसी तरह से इस पर कुछ कुछ पूछ सकता है आपको, तो जो पूछे तो आप इस नॉर्मल का इक्वेशन लिख करके फिर तब उस चीजों को रिजॉल्व करें। अब देखिए, जैसे आपको कहेगा कि इफ नॉर्मल drawn at points, से P मैं लिख लेता हूं 2,4
and Q say 1/2 comma 2 on parabola y square equal to 8x intersect at say h. तो आपसे कहेगा कि then find third point R on the parabola. The normal at which passes through same point H. ठीक है, उसी पॉइंट H से पास होता है। क्वेश्चन समझ गए? इसका मतलब ये किसके बारे में पूछ रहा है? को नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, एक तो 1/2 कॉमा 2 है जहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया, दूसरा है आपका 2 कॉमा 4 और तीसरा कहीं इधर में होगा। ये तीनों नॉर्मल कहता है H पर मिला। 2 कॉमा 4 1/2 कॉमा 2, ठीक है, सेटिस्फाई करता है इसको। यही R आपका है। तो अब इसके लिए आपको जानकारी क्या होनी चाहिए कि पैराबोला के को नॉर्मल पॉइंट्स का सम 0 होता है। तो PQR को नॉर्मल पॉइंट्स ही है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके ऑर्डिनेट का सम 0 होगा। इसका तो y1 + 2 + 4 = 0। इसका तो y1 की वैल्यू आ गई -6। अब y1 की वैल्यू -6 आ गई। x1 y1 हमने कर्व का पॉइंट लिया है तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y1² = 8x1। अभी आ गया 36 और अपॉन 8 इज x1। ठीक है, तो पॉइंट आ गया आपका यही 9/2 और कॉमा -6। ठीक है, समझ गए? या 4 ऑप्शन दिया हो उसमें एक ही ऑप्शन है जिसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वही होगा, क्योंकि तीनों के y कोऑर्डिनेट का सम 0 है, बाकी दोनों का 6 है। तो तीसरे का क्या होगा? -6 हो सकता है y कोऑर्डिनेट से पकड़ में आ जाए तो लिखना भी नहीं पड़े, हाथ भी नहीं चलाना पड़े। तो ये भी एक यूज कर सकते हैं। ठीक हो जाएगा। चलिए अब जरा नॉर्मल पर कुछ और बात है ना। इसमें पैरामीट्रिक रिलेशन, इसमें दो पैरामीट्रिक रिलेशन है जो यूजुअली क्वेश्चन का हिस्सा बनाता है। जैसे पैराबोला के किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया और वो नॉर्मल आकर किसी पॉइंट पर मिला। ठीक है, जैसे पैरामीटर ही लिखता हूं T1 और ये T2 है। तो नॉर्मल ड्रॉन एट T1 मीट्स द कर्व अगेन एट T2। तो इन दोनों पॉइंट के पैरामीटर में भी कुछ खास रिश्ता नाता होता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -T1, क्योंकि T1 पर नॉर्मल है तो -T1 नॉर्मल है इसलिए। अब दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है तो भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ PQ ये लिखते तो क्या होता? 2a T1 - T2, y कोऑर्डिनेट होता 2a T1 और 2a T2 और a T1² - T2²। a को कैंसिल कर ले, ये आ जाएगा 2/T1 + T2। हो गया। तो ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है, स्लोप ऑफ PQ आ गया। अब यही PQ नॉर्मल कॉर्ड है तो दोनों स्लोप को इक्वेट करिए। लाइन तो एक ही है ना, स्लोप चाहे कैसे भी निकाले, और लाइन की एक ही तो खास बात होती है, अ गिवन लाइन हैज फिक्स्ड स्लोप। तो 2/T1 + T2 इज -T1। ये हो गया T1 + T2
इक्वल टू -2/T1। आप इसे लिख सकते हैं T2 इक्वल टू -T1 -2। ठीक है, T2 इक्वल टू -T1 -2। आ गया? ठीक है, तो T2 इज -T1 -2/T। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा देखिए, इसी से रिलेटेड इसी से निकल के आ जाता है कि दो डिफरेंट पॉइंट है, वहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया है और वो दोनों पॉइंट ऐसा निकला जिसका नॉर्मल कर्व पर आकर के ही मिला। ठीक है, ये दो पॉइंट है P और Q, 81 स्क्वायर 281 और 82 स्क्वायर 282, जिसका नॉर्मल कर्व पर ही आकर के मिल जाता है ना। ये बहुत कम ऐसा फॉर्चुनेट नॉर्मल होगा और ये है। तो कहता है कि उन दोनों पॉइंट P और Q के पैरामीटर में क्या रिलेशन है, ये बता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इस नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, -T1। दूसरे नॉर्मल का स्लोप -T2। आ गया? अभी जो हमने लिखा है बस तरोताजा उसका यूज करते हैं। इसका मतलब T3 की वैल्यू दो तरह से लिख सकते हैं आप, -T1 -2/T1 और सेम T3 कैन बी रिटन एज -T2 -2/T2। नहीं, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, T1 + T2, T1 + 2/T1 इक्वल टू T2 + 2/T2। ठीक, अब दोनों को एक साइड लाकर T1 - T2 और -2/T2 और +2/T1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो T1 - T2 कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, 1 - 2/T1 T2। अब दो में से एक 0 होगा, बट दिस इज नॉट 0 क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हमने लिया है। तभी तो ऐसा इसके बारे में कमेंट करना भी अच्छा लगेगा या सोच भी सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। तो पॉइंट ही एक ही है तो एक ही नॉर्मल है, तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही कर्व से। तो T1 इज नॉट इक्वल टू T2, तब की हमें बात करनी है। इसका तो दिस हैज टू बी ट्रू, तो देयरफॉर T1 T2 शुड बी ट्रू। अब देखिए T1 T2 में ही तीन रिलेशन आ गया है ना, T1 T2 -1, T1 T2 4 और T1 T2 2। ये तीनों अलग अलग है। इसका मतलब इन तीनों पेयर ऑफ पॉइंट्स की वैरायटी अलग अलग हो। समझ गए कि कोई भी फोकल कॉर्ड नहीं हो सकता है जिसके एंड पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो नॉर्मल आकर के कर्व पर ही मिले, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा, कोई भी ऐसा कॉर्ड नहीं हो सकता जो राइट एंगल सबटेंड करता हो और उसके एंड पर जाकर के नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल कर्व पर आकर के मिले। ठीक है, तीसरा कि वो दो पॉइंट जिसका नॉर्मल कर्व पर मिलता है वो दोनों कभी भी फोकल कॉर्ड, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कभी फोकस से नहीं पास हो सकती, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कभी वर्टेक्स पर राइट एंगल सबटेंड नहीं कर सकती। ये जनरल ज्योमेट्री। ठीक है, ये तीनों की वैरायटी अलग अलग। अब तीनों को मिक्स करके पाइजे क्वेश्चन बनाया, सीधा कहना हो ही नहीं सकता भाई, हमने देखा है ना। एक के लिए T1 T2 2 चाहिए, दूसरे के लिए -1 चाहिए, तीसरे के लिए 4 चाहिए। ये तीनों वैरायटी अलग। ठीक है, अब भाई अब इस पर एक अच्छा सा ब्रेन टीजिंग क्वेश्चन बनता है, तो मैं बता देता हूँ, है ना। क्योंकि क्वेश्चन कोई किसी एडवांस और मेंस का ये नहीं होता है, मेंस में पूछ देगा तो कोई रोक नहीं सकता है। तो किसी प्रॉपर्टी सबका तो यूज है और जो यूज किया है वो सिर्फ क्लिक करना चाहिए, आसान हो जाता है ना। ये तो कहते ही हैं, आप कहते हैं
3 बार बोलते हुए पेपर ले लिया है ना, इसका तो दे सकता है, कहीं भी दे सकता है, और हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि पेपर ले लिया, तो तैयार क्यों नहीं रहे उसके लिए, है ना। तो मेंटली साइकोलॉजिकली सब तरह से तैयार है। कहता है कि if normal drawn at P and Q, सेम उसी चीज का मैं लिख देता हूं, ऑन पैराबोला y square equal to 4ax intersect on same parabola, ठीक है, इंटरसेक्ट ऑन सेम पैराबोला। तो आपसे कहता है देन फाइंड लोकस ऑफ circumcenter of triangle PQT, ठीक है, where T is point of intersection ठीक है, T is point of intersection of tangents drawn at P and Q। ठीक है, तो पॉइंट आपका ऊपर वाला ही है जिसके लिए T1 T2 इक्वल टू 2, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, समझ गए। और जो एक एडिशनल पॉइंट जनरेट किया है वो है आपका टेंजेंट का पॉइंट, ठीक है। ये आपका है टेंजेंट, पास हो जाओ, ठीक है, ये आपका है पी क्यू और ये आर है, 81 स्क्वायर 281, क्यू हो गया आपका 82 स्क्वायर और 282, है ना। और टी का कोऑर्डिनेट तो अपने आप लिख लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट और एरिथमेटिक मीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया टी का कोऑर्डिनेट। आर आपका है यही 83 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। अब ट्रायंगल पीक्यू टी के सरकम सेंटर का लोकस कह रहा है निकालने के लिए, पीक्यू टी के सरकम सेंटर का लोकस। देखिए क्या क्या सब इसमें ज्योमेट्री यूज हुई है, जैसे ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ठीक है, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू आर इज साइक्लिक, ठीक है। समझ गया, क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू आर इज साइक्लिक, क्यों, तो अपोजिट एंगल का सम 180 है। इसका मतलब क्या है कि जो सर्कल पी टी और क्यू से पास होगा, है ना, उसकी मजबूरी है कि वो आर से पास हो जाए, क्योंकि चारों पॉइंट एक ही सर्कल का हिस्सा है, चारों पॉइंट एक ही सर्कल पर लाई करता है। समझ गए इस चीज को कि जो सर्कल पी क्यू टी से पास होता होगा हमें उसी सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है, लेकिन यहाँ इसकी मजबूरी है कि जो सर्कल पी क्यू और टी से पास होता है वो डेलिबरेटली आर से पास होगा ही होगा, उसको होना होगा, है ना। तो
इसका मतलब पी क्यू, चूंकि पी क्यू टी आर कौन साइक्लिक। चलिए अब अगला जो स्टेप है इस सॉल्यूशन की तरफ आपको ले जाएगा। इसका मतलब ये टी आर क्या है सर्कल के लिए, टी आर डायमीटर नहीं, समझ गए। और डायमीटर के मिड पॉइंट को ही आप कहते हैं सेंटर, नहीं कहते हैं? डायमीटर का ही मिड पॉइंट ये सेंटर है। चलिए तो लोकस तो पकड़ में आ गया, किसका निकालना है, अल्फा बीटा ही। क्वेश्चन आपका है कि लोकस ऑफ सी निकालो, है ना, लोकस ऑफ सी निकालो। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो अब जानकारी इकट्ठा करिए। अल्फा को आप लिख सकते हैं ए टी वन टी टू और प्लस ए टी वन ए टी थ्री स्क्वायर और अपॉन 2। T1 T2 की वैल्यू 2 है ही, इसको लिखा सकता है a प्लस ए टी थ्री स्क्वायर बाई 2। क्यों? तो T1 T2 इज 2। तो देखिए यहां से T3 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। चलिए कितना आ गया, 2 अपॉन a और टाइम्स अल्फा माइनस a। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में एक बार और आपको ब्रेन पर जोर देना होगा। बीटा, बीटा हो जाएगा a टाइम्स T1 प्लस T2 y कोऑर्डिनेट ऑफ t एंड प्लस 2a T3 बाई 2, है ना, यही है। बीटा इज मिड पॉइंट y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टी आर। तो a टाइम्स T1 प्लस T2 और प्लस 2a T3 और अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ एक कंडीशन मैं लिखता हूँ, T1 प्लस T2 प्लस T3 इज 0 y। क्यों ऐसा होगा ये आपको बताना है। कोनॉर्मल पॉइंट, को नॉर्मल पॉइंट्स है, देख रहे हैं कि P और Q का नॉर्मल तो R पर आकर के मिला और R कर्व का ही पॉइंट है, तो R का नॉर्मल R से तो पास होगा ही ना। ये तीनों नॉर्मल कनकरेंट है, कोई तो नहीं कहा कि कनकरेंस पॉइंट ऑफ कनकरेंसी शुड बी अवे फ्रॉम द पैराबोला, कहीं भी हो कनकरेंट। P और Q का नॉर्मल R पर मिला और R का नॉर्मल R से पास होगा ही होगा, तो इसीलिए तीनों पॉइंट का नॉर्मल P Q R का नॉर्मल कनकरेंट है एंड ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ कनकरेंसी इज R इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन है तो कोनॉर्मल पॉइंट्स। कोनॉर्मल पॉइंट का डेफिनेशन यही है कि वो पॉइंट्स जिसका नॉर्मल कनकरेंट हो। कनकरेंट कहां पर होता है वो नहीं डिस्कशन। तो कोनॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का सम 0 होता है, y कोऑर्डिनेट का सम 0 होता है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 0, बस ये फाइनल टच है, यही आपको सॉल्यूशन तक पहुंचा देगा। तो इसको आप ऐसे लिख लेते a टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड प्लस a T3 बाई 2। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 तो 0 हो गया, ये ब्रैकेट पूरा साफ। तो इसका आंसर T3 की वैल्यू आ गई 2 बीटा और अपॉन a। अब T3 स्क्वायर मालूम है, T3 मालूम है, एलिमिनेट कर लीजिए। 4 बीटा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर T3 स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन a और अल्फा माइनस। ठीक है, ये भी एक पैराबोला ही निकला, है ना, ये भी एक बीटा स्क्वायर इक्वल टू a बाई 2 और इंटू अल्फा माइनस a। तो लोकस लिखा आ सकता है, अल्फा को x से बीटा को y से रिप्लेस करिए, ये लोकस तैयार।
ठीक है, तो देख रहे हैं कितने सारे मल्टी कॉन्सेप्ट का इस पे यूज है। तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू आ गया a/2 और इंटू अल्फा माइनस है। तो लोकस इज कोएक्सियल पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू a/2 और इंटू एक्स माइनस है। ये पैराबोला है। इस पैराबोला का बाय द वे लेटेस्ट सेक्टम पूछे, y स्क्वायर इक्वल टू a/2 इंटू एक्स माइनस है, इसका लेटेस्ट सेक्टम कितना होगा a/2। कई सब चीज पूछ लेता है ना। a/2 वर्टेक्स इसका कहां पर होगा a,0 है ना, a,0। ये दो जानकारी आ गई। आप इसका 1/4 करेंगे तो आपका वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस आ जाएगा a/8। तो इसका फोकस लिखेंगे आप, फोकस कितना हो जाएगा a प्लस a/8, 0। ये फोकस हो गया। इतनी जानकारी बैठे बिठाए मिल गई। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखेंगे तो वर्टेक्स से a/8 यूनिट पीछे, a/8 यूनिट। a/8 क्यों मैंने किया, तो लेटेस्ट सेक्टम होता था स्टैंडर्ड में 4a, उसका 1/4 a होता था। अब ज्योमेट्री का यूज कर लीजिए। तो डायरेक्ट्रिक्स जब आप लिखेंगे इसका तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू a माइनस a/8। मतलब वर्टेक्स के जितना आगे फोकस है उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक, तो a,0 पर जब वर्टेक्स है तो x इक्वल टू a माइनस 8 डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, a प्लस a/8, 0 फोकस हो जाएगा। इतनी जानकारी बैठे बिठाए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन दिखा दीजिए, क्वेश्चन क्या लिखना है रह गया था। क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाऊं, ये हो गया। अभी थोड़ा रह ठीक है, हटा दूं। हो गया, हटा दिए। ठीक है, तो ये सबका मिक्सचर था, सबका मिक्स हो जाएगा इस नॉर्मल से रिलेटेड काम, है ना। और टेंजेंट एंड नॉर्मल मेनली यही दोनों आपके सिलेबस में खुल के लिखा हुआ है, तो इस पर पूछ लेता है। ठीक है, अब चलिए, अब जरा एक और काम, जैसे कहता है आपको कि फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट of system of parallel chords, of system of parallel chords, rather given system of parallel chords of parabola। ठीक है, slope of chord is given as m, ये दे दिया है। एक सिस्टम है, एक स्लोप वाला इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोला का। तो कहता है ऐसे कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते जाएं तो क्या बनेगा। इसका नाम है, ऐसे लोकस को कहते हैं डायमीटर। सारे कोनिक के लिए डायमीटर का डेफिनेशन है ये, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड इज डायमीटर। अब देखते हैं जरा पैराबोला में डायमीटर आता कैसा है। ना, ये है आपका
ये भी एक कॉर्ड है, इसके मिड पॉइंट का लोकस कहता है और इसका स्लोप दिया हुआ है। देखिए 81 स्क्वायर कॉमा 281, 82 स्क्वायर कॉमा 282। कॉर्ड का इक्वेशन आप मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट एज्यूम करके ऐसे भी लिख सकते थे जो मैंने लिखा था, लेकिन पैराबोला में कोई ऐसी जरूरत होती नहीं है ना। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं। अल्फा अभी हमने लिखा था a_t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाई 2, बीटा a टाइम्स t1 प्लस t2, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी आप लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी ये कितना आ जाएगा 2a t1 माइनस t2 और अपॉन a t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, मतलब 2 अपॉन t1 प्लस t2, और ये दे दिया है ना। बस एक ही जानकारी है, दिस इज गिवन। तो डायरेक्टली आप यहां से लिखिए, है ना, बीटा इक्वल टू a और टाइम्स कितना आ जाएगा 2/m, है ना, 2/m। ठीक है, चूंकि t1 प्लस t2 इज 2/m। अब लोकस आप यहां से लिख सकते हैं, चूंकि m तो गिवन है ही, तो देयरफॉर लोकस ऑफ मिड पॉइंट m इज y इक्वल टू 2a अपॉन m, y इक्वल टू 2a अपॉन, आ गया। ठीक है, y इक्वल टू 2a अपॉन m। The locus of midpoint of system of parallel chord is y equal to 2a upon m। इसका अर्थ कैसी लाइन होगी, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल टू कांस्टेंट लाइन है, ऐसी लाइन होगी, y इक्वल टू 2a अपॉन m, यही लोकस है। ठीक, और इसको डायमीटर कहते हैं। अब देखिए डायमीटर कर्व को एक ही जगह कट करते हुए जा रहा है ना, डायमीटर कर्व को एक ही जगह कट करते हुए जा रहा है, डायमीटर का दूसरा एंड है ही नहीं। तो जहां कहीं जिस किसी भी कोनिक में पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ होता था, तो वो पैरेलल टेंजेंट्स हमेशा डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर ड्रॉ होता होगा, है ना, हमेशा, चाहे इलिप्स है, हाइपरबोला है, उसमें भी हमेशा जो टेंजेंट्स ड्रॉ होगा पैरेलल टेंजेंट्स, वो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर ही ड्रॉ। ठीक, तो चूंकि पैराबोला में डायमीटर का दूसरा एंड है ही नहीं, इसलिए सी की एक ही वैल्यू आई थी a/m, मतलब एक स्लोप वाला एक ही टेंजेंट पैराबोला पर ड्रॉ हो सकता है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि डायमीटर का दूसरा एंड है ही नहीं जो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर पाए। ठीक, तो इसीलिए डायमीटर्स आर नॉट कंकरेंट, क्योंकि m की वैल्यू को चेंज करके डिफरेंट डायमीटर्स आप निकालेंगे तो 2a अपॉन m के फॉर्म की लाइन आएगी, सारी लाइन आएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, एंड टू पैरेलल लाइंस विल नेवर मीट। तो अगला जो डेफिनेशन होता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ डायमीटर इज सेंटर, है ना। जैसे सर्कल से ही देख सकते हैं, सर्कल में उल्टा हम डेफिनेशन देते थे, डायमीटर सेंटर से पास होने वाली लाइन होती है, जबकि हकीकत क्या है कि डायमीटर के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को सेंटर कहते हैं, है ना। एवरी डायमीटर विल पास थ्रू दिस O, so O is known as center of